अब क्लास की ओर फोकस कर लें। चलें, 13 दिसंबर को तीसरी बैठक का आयोजन, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। क्लियर हो रहा है ना? अब आप देखेंगे कि ये जो प्रस्ताव है अगर आप देखेंगे तो 13 दिसंबर को प्रस्तुत किया गया और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। संविधान सभा द्वारा स्वीकार। तो प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। कब? 13 दिसंबर 1946 को। और इस प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। क्लियर हुआ? और आप देखेंगे जब ये प्रस्ताव स्वीकार किया गया तो इसके बाद आप देखेंगे कि जो मुस्लिम लीग थी, मैंने आपको बता चुका हूं, मुस्लिम लीग लगातार विरोध करती जा रही थी। पहली बैठक में भी शामिल नहीं, दूसरी में भी, तीसरी, किसी भी बैठक में एक तरह से वो शामिल नहीं हुई। और उसने एक नारा दे दिया था कि विभाजन करो और छोड़ो, विभाजन करो और क्या करो? छोड़ो। ठीक, तो बहुत सारी बातें की गई, मुस्लिम लीग के साथ में बहुत सारी बैठकें की गई, लेकिन किसी भी मुद्दे पर अंतिम कोई फैसला नहीं हुआ। और अंतिम में यही निर्णय हुआ कि अब क्या करना पड़ेगा? हमें भारत का विभाजन करना पड़ेगा। और आप देखेंगे 3 जून 1947 1947 3 जून 1947 को जो माउंटबेटन है, ये कौन है? भारत के अंतिम वायसराय, जो भारत के अंतिम वायसराय या गवर्नर जनरल है, वो कौन है? माउंटबेटन। तो ये माउंटबेटन 3 जून 1947 को एक योजना लेके आए जिसे कहते हैं 3 जून योजना। क्या कहते हैं? 3 जून योजना, या इसी को कहते हैं माउंटबेटन योजना। समझ में आ रहा है ना? या इसी को कहते हैं मनवाटन योजना, या इसी को एक नाम और दिया जाता है बाल्कन योजना। क्या कहा जाता है? बाल्कन योजना। इसमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, सब एक ही बात है। या तो 3 जून योजना कह देगा, माउंटबेटन योजना कह देगा, मनवाटन योजना कह देगा, या फिर क्या कह देगा? बाल्कन योजना। क्लियर हो रहा है ना? तीनों में से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, तो इसको 3 जून को ये योजना लाई गई और आप देखेंगे कि 3 जून को इस योजना को क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। और इसी के माध्यम से क्या हुआ? भारत पाकिस्तान का विभाजन, भारत और पाकिस्तान का क्या हो गया? विभाजन हो गया। भारत पाकिस्तान का विभाजन। क्लियर हुआ? और ये निर्धारित कर दिया गया कि हम छोड़ने से पहले भारत और पाकिस्तान को क्या कर देंगे? बांट देंगे। ठीक है, तो प्रश्न आपसे बनता है कि किस योजना के तहत भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ? तो वो कौन सी योजना थी? 3 जून योजना, या माउंटबेटन योजना, या मनवाटन योजना, या फिर इसी को कहते हैं बाल्कन प्लान या बाल्कन योजना। क्लियर हुआ? कोई समस्या किसी को? और अब आप देखेंगे कि जब पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो संविधान सभा का भी क्या होगा? विभाजन होगा, क्योंकि पहले पाकिस्तान शामिल था। समझ में आ रहा है ना? तब 389 सदस्यों को चुना गया था। तो अब जब विभाजन हो रहा है तो कुछ सदस्य कहां चले जाएंगे? पाकिस्तान में चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं संविधान सभा का भी क्या होगा? विभाजन होगा। समझ में आ रहा है ना? यहां तक नोट कर लिया आप लोगों ने? देखो, एक चीज और हुई थी इसी 3 जून तक कि हैदराबाद को छोड़कर, किसको छोड़कर? हैदराबाद को छोड़कर 3 जून तक ही ये व्यवस्था हो गई थी। हैदराबाद को छोड़कर बाकी सभी रियासतों के प्रतिनिधि संविधान सभा में
शामिल, संविधान सभा में क्या हो गए थे? शामिल हो गए, संविधान सभा में शामिल हो गए थे। ठीक, शामिल हो गए थे, शामिल हो गए थे। लेकिन इसी बीच आप देखेंगे ये 3 जून तक की कहानी है। 3 जून में भारत और पाकिस्तान का क्या हो गया? विभाजन हो गया। तो अंततः हमें संविधान सभा का भी क्या करना पड़ा? विभाजन करना पड़ा। और आप देखेंगे कि जब संविधान सभा का विभाजन हुआ तो आप देखेंगे 3 जून के बाद, 3 जून के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन, संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। ठीक, और अब 3 जून के बाद यानी भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद संविधान सभा में कुल मिलाकर 299 सदस्य संविधान सभा में शामिल, संविधान सभा में शामिल। ठीक, और बाकी के जो सदस्य थे वो निकलकर कहां चले गए? पाकिस्तान में चले गए। कहां चले गए? पाकिस्तान में चले गए। तो अब इनका विभाजन देख लेते हैं 299 में। तो आप देखेंगे 299 में जो विभाजन था उसमें 229 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश प्रांतों से थे। कहां से थे? ब्रिटिश प्रांतों से। और आप देखेंगे कि इसी में जो 70 सदस्य थे वो देसी रियासतों से थे। कहां से थे? देसी रियासतों से। ठीक है, और इस तरह से आप देखेंगे कि भारत की संविधान सभा में अब कुल मिलाकर कितने सदस्य बचे हैं? 299 सदस्य। क्लियर हुआ? ठीक, जिसमें से 229 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से आने थे और 70 सदस्य कहां से आने थे? देसी रियासतों से आने थे। ठीक, कोई समस्या? और ध्यान रखें, अब ये पूरी तरह से भारतीय संविधान सभा है। ये कैसी सभा है? भारतीय संविधान सभा है। जब भारतीय संविधान सभा पूरी तरह से बन चुकी है तो अब भाई संविधान सभा के लोगों ने कहा कि अब क्या करें? अब हम जिस कार्य के लिए इकट्ठे हुए हैं, जो कार्य हमको करना है, हम उसके बारे में कुछ कर लेते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो अंततः जब संविधान सभा का पुनर्गठन हो गया तो संवैधानिक कार्यों को करने के लिए संविधान सभा में चर्चा, संविधान सभा में चर्चा, संवैधानिक कार्यों को करने के लिए संविधान सभा में चर्चा। और आप देखेंगे चर्चा का परिणाम ये हुआ कि कार्यों के संचालन हेतु विभिन्न समितियों का गठन, विभिन्न समितियों का गठन किया गया। जैसे आप देखते हैं कोई भी कार्य हो, अगर आपके यहाँ कोई छोटा मोटा भी फंक्शन हो रहा है तो क्या होता है? कुछ लोगों को नियुक्त कर दिया जाता है। जैसे दावत का कोई प्रोग्राम है तो कुछ लोगों को नियुक्त कर दिया जाएगा कि आप ये सामान की व्यवस्था करेंगे, आप इस सामान की व्यवस्था करेंगे। ऐसा ही तो होता है, आप इस सामान की व्यवस्था करेंगे, ऐसा ही तो होता है। अब ऐसा थोड़ी कि एक आदमी कोई एक काम कर लेगा या सारे लोग मिलकर भी किसी एक काम को नहीं कर सकते। उसमें क्या होगा? भिन्न भिन्न लोगों के समूह को निर्धारित कर दिया जाएगा कि 10 लोग मिलकर इस काम को देखेंगे, 10 लोग मिलकर इस काम को देखेंगे, 2 लोग मिलकर इस काम को देखेंगे, 5 लोग मिलकर इस काम को देखेंगे। यही तो होता है। और कहा गया कि एक व्यक्ति ऐसा होगा जो सबको निर्देशित करेगा, कुछ ऐसा ही तो होता है। तो सेम यही कार्य संविधान सभा द्वारा किया गया,
क्योंकि संविधान सभा द्वारा भी मुख्य कार्य क्या था, संविधान का निर्माण करना। और संविधान कोई एक चीज तो थी नहीं, उसमें भिन्न भिन्न पहलुओं पर चर्चा होनी थी। भाई उसमें राज्यों का एकीकरण भी था, राज्यों के अधिकार भी थे, राज्यों के कर्तव्य थे, लोगों के कर्तव्य थे, लोगों की क्या थी, लोगों के अपने दायित्व थे, तो उन सब पर चर्चा होनी थी। तो इसीलिए संविधान सभा ने क्या किया, विभिन्न समितियों का गठन कर दिया कि फलानी समिति इस कार्य को करेगी, फलानी समिति इस कार्य को करेगी। इन समितियों का विवरण निम्न है। हटा दूं यहां से, नोट कर लिया आप लोगों ने। कार्यों के संचालन के विभिन्न समितियों का गठन किया। अब गठन समितियां अगर आप देखेंगे, समितियां यानी संविधान सभा की समितियां, संविधान सभा की समितियां तो आप देखेंगे संविधान सभा में कुल मिलाकर 21 समितियों का गठन किया गया। 21 समितियों का गठन, ठीक, जिसमें से आप देखेंगे कि 13 छोटी समितियां हैं, 13 छोटी समितियां और 8 क्या हैं, बड़ी समितियां। ठीक, तो देखो हम इसमें सब नहीं देखेंगे, सारी समितियां नहीं पढ़ेंगे, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है उन समितियों को हम यहाँ पर देखेंगे। समझ में आ रहा है, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है उन समितियों पर चर्चा करेंगे, सारी नहीं देखेंगे। ठीक है, तो जिनमें 13 छोटी समितियां हैं और 8 कैसी समितियां थी, बड़ी समितियां। अब प्रमुख समितियों का विवरण निम्न है। प्रमुख समितियों का विवरण क्या है, निम्न है। प्रमुख समितियों का विवरण निम्न है। अब कौन सी समितियां हैं, तो सबसे पहली समिति, प्रमुख समितियों का विवरण निम्न है। सबसे पहली जो समिति थी उसका नाम था संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति। उसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो कौन, जवाहरलाल नेहरू, जेएल नेहरू। देखो यहां से प्रश्न पूछा जाता है आपसे, तो संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए वो कौन बनाए गए, जवाहरलाल नेहरू। दूसरी समिति थी संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति, और इसके भी अध्यक्ष बनाए गए कौन, जवाहरलाल नेहरू। इसके भी अध्यक्ष बनाए गए जवाहरलाल नेहरू। ठीक, तो 2 समितियां आपके पास हो गई। तीसरी जो समिति थी उसको कहते हैं संघ संचालन समिति। संघ संचालन समिति, संघ संचालन समिति। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो बनाए गए कौन, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, तो देखो इधर समितियां हैं, इधर इनके अध्यक्ष हैं। समझ रहे हैं ना, ये समितियों का नाम है और इधर किसका नाम है, अध्यक्षों का नाम है। इसके बाद आप देखेंगे अगली जो समिति है वो है प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति, अभी एक बार लिख लें फिर हम सबके बारे में बता देंगे। प्रांतीय संविधान समिति, और इसके अध्यक्ष बनाए गए कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो कौन बनाए गए, सरदार पटेल। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो सरदार पटेल। क्लियर हुआ। इसके बाद अगली जो समिति है उसका नाम है मौलिक अधिकार समिति। मौलिक अधिकार समिति। ठीक, तो इसके भी अध्यक्ष बनाए गए कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल या सरदार पटेल। तो इसके भी अध्यक्ष बनाए गए सरदार पटेल। ठीक, नहीं, मौलिक अधिकार समिति है, उसके भी अध्यक्ष कौन बनाए गए, सरदार पटेल। इसके बाद उसका नाम लिख लें झंडा समिति। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, झंडा समिति।
तो ध्यान रखना झंडा समिति में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, झंडा समिति में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ध्यान रखना 2 लोगों का नाम आता है झंडा समिति में। तो देखो मेन जो झंडा समिति है उसके अध्यक्ष है राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन कहीं कहीं किताबों में आपको जेबी कृपलानी भी लिखा मिलेगा, जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। तो ध्यान रखना जेबी कृपलानी जो है प्रांतीय झंडा समिति के अध्यक्ष हैं, प्रांतीय झंडा समिति। ठीक है, तो प्रश्न आपसे करेगा झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है, तो वो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रांतीय झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है, तब आप लगाएंगे जेबी कृपलानी। लेकिन ध्यान रखना अगर ऑप्शन में राजेंद्र प्रसाद का नाम नहीं है तब आप जेबी कृपलानी लगा के आए तो वो सही हो जाएगा। लेकिन अगर राजेंद्र प्रसाद का नाम है तो आप क्या लगा के आएंगे? राजेंद्र प्रसाद ही लगा के आएंगे झंडा समिति के अध्यक्ष के रूप में। क्लियर हो रहा है ना? इसके बाद अगली जो समिति है, जो महत्वपूर्ण समिति थी, उसका नाम है प्रारूप समिति। कौन सा? प्रारूप समिति, प्रारूप समिति। ठीक, ये सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति। और इसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर BR अम्बेडकर या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अम्बेडकर। ठीक, तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए वो कौन बनाए गए? डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्लियर हुआ? नोट कर लो यहां तक। ठीक, अब बात करते हैं प्रारूप समिति, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण समिति यही थी, उसके बारे में बात करें। अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा देख लें। देखो जो संघ शक्ति समिति थी, ये एक तरह से संघीय शक्तियों को कैसे नियंत्रित किया जाएगा, कहां पर होंगी संघीय शक्तियां, संघ में कौन कौन सी शक्तियां होंगी, उसके बारे में बात करती थी। संघीय संविधान समिति, वो संघ किसको मिलकर बनेगा, संघ किन किन चीजों से मिलकर बनेगा संघ, उसके बारे में बात करने के लिए थी। संघ संचालन समिति का मतलब यह है कि किस तरह से जो संघ की कार्यवाहियां किस तरह से संचालित होंगी, जो संविधान सभा है जो बनी हुई है उसकी कार्यवाहियां कैसे संचालित होंगी, इन सब पर बात करती थी संघ संचालन समिति। इसके बाद थी प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति का मुख्य कार्य यह था कि जो संविधान है उसमें प्रांतों की क्या हिस्सेदारी होगी, प्रांत अगर संघ से जुड़ रहे हैं तो प्रांतों की क्या हिस्सेदारी होगी संघ में, कितना योगदान होगा संघ में प्रांतों का, प्रांतों के क्या क्या अधिकार होंगे, इन पर बात करती थी कौन सी समिति? प्रांतीय संविधान समिति। मौलिक अधिकारों से संबंधित यानी लोगों के मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार क्या होंगे, इस पर बात करने के लिए जो समिति थी उसको कहते हैं मौलिक अधिकार समिति। और इसके बाद झंडा समिति यानी झंडा किस तरह का होगा भारत का, क्या क्या इसमें शामिल होगा, क्या सारी चीजें होंगी, वो झंडा समिति के अधीन था। और सबसे महत्वपूर्ण जो समिति थी पूरे संविधान सभा में वो थी क्या? प्रारूप समिति। प्रारूप का मतलब क्या है कि किस तरह से ड्राफ्टिंग किस तरह से होगी, जो हम बुक लिख रहे हैं, जो संविधान बन रहा है, तो संविधान में कैसे कैसे नियम कानून निर्धारित होंगे, कौन से अधिकार किस भाग में रखे जाएंगे, कहां पर क्या रखा जाएगा, इन सारी चीजों पर बात करने के लिए समिति थी उसको कहते हैं कौन सी समिति? प्रारूप समिति। अच्छा, प्रारूप समिति का एक कार्य और था कि अगर कोई प्रावधान हमने कहीं से लिया है, कहीं से भी लिया है, तो वो प्रावधान हम अपने अनुरूप यानी भारतीयों के अनुसार कैसे परिवर्तित करेंगे, क्या होगा उसमें जिससे कि भारतीयों को अधिक से अधिक लाभ हो, अधिक से अधिक भारतीयों के लिए वो कारगर साबित हो, इन पर भी बात करने के लिए जो समिति थी वो थी कौन सी समिति? प्रारूप समिति। और इसके अध्यक्ष बनाए गए कौन? डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्लियर हो रहा है ना? और इसीलिए क्योंकि महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसी समिति का था, इसीलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर को संविधान का शिल्पी भी कहा जाता है। हालांकि आगे मैं इनके बारे में थोड़ा बहुत और बातें करूंगा, लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर को संविधान का शिल्पी या बनाने वाला कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखें अकेले उन्होंने नहीं बनाया, बनाया तो सबने मिलकर, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसी समिति का था, इसीलिए उनको एक श्रेय दे दिया जाता है। समझ में आ रहा है ना? ठीक, तो अब हम बात करते हैं प्रारूप समिति की। अब आप हेडिंग डालें प्रारूप समिति, 2-3 पॉइंट इसमें लिखने हैं। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति
अब इसमें प्रश्न पूछता है कुल सदस्य, प्रारूप समिति में कुल सदस्य, तो कुल सदस्य अगर आपसे पूछ ले तो कितने हैं? 1+1+6 बराबर 7, यानी कुल सदस्य कितने? 7, जिसमें एक कौन है? अध्यक्ष। एक कौन है? अध्यक्ष। और अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? किसको नियुक्त किया गया है प्रारूप समिति में? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अभी तो पीछे बता के आए हो भाई। तो एक अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब बात करते हैं 6 सदस्यों की, क्योंकि यहां भी प्रश्न पूछ लेता है। तो हम बात करते हैं किसकी? 6 सदस्य। तो उनके भी नाम आपसे पूछ लेता है कौन कौन है। क्लियर हो रहा है ना इस समिति में? तो 6 सदस्यों में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले एन गोपाल स्वामी। गोपाल स्वामी, एन गोपाल स्वामी अयंगार। पहला जो नाम है वो कौन है? एन गोपाल स्वामी अयंगार। दूसरा नाम है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तीसरा नाम अगर आप देखेंगे तो कौन है? डॉक्टर के एम मुंशी। डॉक्टर के एम मुंशी। डॉक्टर के एम मुंशी। इसके बाद अगला जो नाम है अगर हम उनकी बात करें तो वो है सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सैयद मोहम्मद सादुल्ला। अगले हम बात करें तो वो हैं कौन? तो वो थे बी एल मित्रा। लेकिन ध्यान रखें इन्होंने इस्तीफा दे दिया था स्वास्थ्य कारणों से। तो इनके स्थान पर आए कौन? इनके स्थान पर आए एन माधवराव। ठीक, इन्होंने इस्तीफा दिया तो इनके स्थान पर आए कौन? एन माधवराव। इसके बाद आप देखेंगे डीपी खेतान। अगले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? डीपी खेतान। और ध्यान रखना इनकी मृत्यु हो चुकी थी, तो इनकी मृत्यु के बाद अगले सदस्य इनके स्थान पर आए वो कौन आए? तो वो आए टीटी कृष्णामाचारी। ठीक, तो इस तरह से आप देखेंगे कुल मिलाकर जो संविधान सभा में सदस्य थे वो कितने थे? 6 सदस्य थे, एक अध्यक्ष। तो कुल मिलाकर सदस्य अगर आपसे पूछ लिए जाए तो कितने हो गए? 7। कुल मिलाकर सदस्य कितने हो गए? 7। क्लियर हुआ? तो ये आप एक क्रम से लिख लें, हालांकि क्रम जरूरी नहीं है कि क्रम से ही याद करो, ठीक है, लेकिन आप इसको देखें। ठीक, अब जैसे प्रश्न आ जाए कि एकमात्र मुस्लिम सदस्य की बात करें तो वो कौन है? सैयद मोहम्मद सादुल्ला। इनके बारे में लिख लेंगे एकमात्र मुस्लिम सदस्य, यानी प्रारूप समिति के एकमात्र मुस्लिम सदस्य अगर कोई थे तो वो कौन थे? सैयद मोहम्मद सादुल्ला। क्लियर हो रहा है ना? बी एल मित्रा, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था स्वास्थ्य कारणों से, तो इनके स्थान पर आ गए थे कौन? नारायण माधवराव। और डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी पद पर रहते हुए, तो फिर इनके स्थान पर आ गए थे टीटी कृष्णामाचारी। क्लियर? ठीक, अब आप देखेंगे इस समिति का जो मुख्य कार्य था वो क्या था? प्रारूप को तैयार करना। किसको तैयार करना? प्रारूप को तैयार करना। तो आप देखेंगे इस समिति ने इस समिति ने 1948 में अपना प्रारूप तैयार किया जिसमें
जिसमें इस समिति की यानी 1948 में इन्होंने अपना प्रारूप तैयार किया। और आप देखेंगे इस समिति की कुल 114 बैठकें हुई, कुल 114 बैठकें हुई यानी समिति की बैठकें हुई। ध्यान रखना, संविधान सभा की बैठकें नहीं हुई, ये किसकी बैठकें हुई? इस समिति की बैठकें हुई। तो इस समिति ने 1948 में अपना प्रारूप तैयार किया जिसमें समिति की कुल 114 बैठकें हुई। और ध्यान रखना, इसी समिति के बाद यानी एक तरह से एक नोट में अलग से पॉइंट लिख लेना, जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है नोट में। देखो, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को नियुक्त किया गया था। किसको? बी.एन. राव को बनाया गया। संवैधानिक सलाहकार जो बनाया गया वो किसको बनाया गया? बी.एन. राव को। क्लियर हो रहा है ना? बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। आप समझो थोड़ा सा। देखो, मूल संविधान का जो ड्राफ्ट तैयार किया था वो किया था बी.एन. राव ने। किसने तैयार किया था? बी.एन. राव ने। समझे? और उस ड्राफ्ट पर चर्चा करने के लिए एक समिति बनाई गई जिसे कहते हैं प्रारूप समिति। अब बी.एन. राव ने जो संविधान बनाया, जो ड्राफ्ट बनाया, उस पर चर्चा करने के लिए संविधान प्रारूप समिति बनाई गई थी। और अंततः प्रारूप समिति ने उस पर चर्चा की और 1948 में इसने अपना फाइनल प्रारूप तैयार कर दिया। क्लियर हो गया? और उस फाइनल प्रारूप को तैयार करने के लिए इसने कितनी? 114 बैठकें की। कितनी बैठकें की? 114 बैठकें की। कोई समस्या? अब आप देखेंगे 4 नवंबर 1948 4 नवंबर 1948 4 नवंबर 1948 क्या हुआ इस दिन? इस समिति ने, कौन सी समिति ने? प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप या फिर कह सकते हैं संविधान का प्रारूप। किसका प्रारूप? संविधान का प्रारूप संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया। संविधान सभा में पेश किया या प्रस्तुत किया। क्लियर हुआ? तो पहला प्रारूप इसने, यानी जो प्रारूप बनाया, जो पहली बार कब प्रस्तुत किया गया? 4 नवंबर 1948 को। किसके सामने? संविधान सभा के सामने। क्लियर हो रहा है ना? और ध्यान रखना, 4 नवंबर को प्रस्तुत किया और इस पर 9 नवंबर 1948 तक संविधान सभा में बहस हुई। संविधान सभा में क्या हुई? संविधान सभा में बहस हुई। ठीक? और इसी को हम कहते हैं संविधान का प्रथम वाचन। क्या कहते हैं? संविधान का प्रथम वाचन। क्लियर हो गया? तो प्रथम वाचन संविधान का कब शुरू हुआ? 4 नवंबर 1948 को। कब तक चला? 9 नवंबर 1948 तक। कहां पर चला? संविधान सभा में। क्या था, क्या होना था इसमें? क्या हुआ? संविधान के प्रारूप पर बहस। क्या हुआ इसमें? संविधान के प्रारूप पर बहस। क्लियर हो गया? और इसी को हम कहते हैं प्रथम, संविधान का प्रथम वाचन। कोई समस्या किसी को? हाँ भाई, कोई समस्या किसी को यहां तक? ठीक, आगे बढ़े। पहला वाचन कंप्लीट हो गया। दूसरे वाचन के लिए एक डेट निर्धारित कर दी गई कि अगला वाचन अब शुरू होगा। ठीक है? ठीक है, अगले वाचन के लिए कह दिया गया कि देखिए, ये जो संविधान है, जो बना है,
संविधान सभा के लोगों ने कहा कि देखिए, अगर हम कुछ लोग संविधान के प्रारूप पर चर्चा करेंगे और यह निर्धारित कर देंगे कि ये गलत है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, तो इससे काम चलने वाला नहीं है। हम इसे एक अच्छा और सुसंगठित संविधान बनाना चाहते हैं जो बहुत लंबे समय तक कार्य करे। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि ये कुछ लोग या चंद लोग इसको सही या गलत नहीं ठहरा सकते, इसको क्या करिए, भारत के लोगों के लिए इसको खोल दीजिए। और फिर प्रथम वाचन में निर्धारित हुआ कि इसकी जो प्रतियां हैं वो आम जनता के लिए भी क्या कर दी जाए, आम जनता को भी उपलब्ध कराई जाए, ताकि वो लोग भी अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकें। और जो सुझाव वो लोग देंगे उन पर हम चर्चा करेंगे। जो वैलिड सुझाव होंगे, जो अच्छे सुझाव होंगे, उनको हम मानेंगे, और जो अच्छे सुझाव नहीं होंगे उनको हम क्या कर देंगे, नहीं मानेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो इसी वाचन के बाद, यानी पहले वाचन के बाद आप देखेंगे कि जो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति की जो प्रतियां थी उनको क्या कर दिया गया, आम लोगों के लिए, बुद्धिजीवी वर्ग के लिए निर्धारित या निर्गत कर दिया गया, पहुंचा दिया गया उन लोगों के पास में। ठीक। और इसी के बाद आप देखेंगे कि अगला वाचन जो निर्धारित होगा वो निर्धारित होगा 15 नवंबर, यानी अगली जो डेट निर्धारित कर दी गई वो निर्धारित कर गई कब, 15 नवंबर 15 नवंबर 1948। 15 नवंबर 1948 को द्वितीय वाचन शुरू हुआ, द्वितीय वाचन प्रारंभ। और ये जो वाचन है, जो दूसरा वाचन है, आप देखेंगे कब तक चला, तो ये चला 17 अक्टूबर 1949 तक, 17 अक्टूबर 1949 तक चला। ठीक है। और ये जो द्वितीय वाचन है सबसे लंबा वाचन, सबसे लंबा वाचन, लंबा वाचन। और इस पर बहुत पुरजोर बहस हुई और सभी निर्णय, क्योंकि संविधान सभा में स्पष्ट कहा गया था कि जो भी निर्णय होगा वो एक मत के साथ होगा, ध्वनि मत के साथ होगा, ऐसा नहीं बहुमत के साथ नहीं होगा। अगर बहुमत के साथ हो रहा है तो दिक्कत है, क्योंकि भाई कोई भी बात आई और पता चला, बहुमत का मतलब क्या होता है कि जैसे मान के चलो संविधान सभा में आज 100 लोग उपस्थित हैं, समझना, किसी कारण से, और कोई बात रख दी गई, ये बात रख दी गई, और अगर बहुमत का मतलब है कि जिस ओर 51 सदस्य हो जाएंगे वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। समझ में आ रहा है? ये होता है बहुमत। तो इसमें केवल 51 लोगों का संयोग है, 49 लोग फिर भी क्या है, इसके विरोध में है या नहीं है। तो संविधान सभा ने कहा कि हम ऐसा कोई भी फैसला नहीं मानेंगे। वो फैसला माना जाएगा जब तक कि सभी लोग एक मत न हो जाएं, चाहे हमें उसमें संशोधन ही क्यों ना करना पड़े किसी भी फैसले में, लेकिन हम तब तक उस फैसले पर बहस करते रहेंगे जब तक कि सभी लोग एक मत होकर उस फैसले पर अपनी सहमति न दे दें। तो ध्यान रखना, संविधान सभा में जो भी फैसला हुआ, जो भी संविधान में जो भी बातें लिखी गई, वो किसके साथ थी, वो पूर्ण बहुमत के साथ थी, यानी एक मत के साथ थी। किसके साथ थी, एक मत के साथ में, न कि बहुमत के साथ। वो किसके साथ थी, एक मत से फैसले हुए पूरी संविधान सभा में। तो आप देखेंगे जो 15 नवंबर 1948 में द्वितीय वाचन प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 तक चला, और ये जो वाचन था वो क्या था, सबसे लंबा वाचन था। संविधान सभा का प्रारूप समिति पर सबसे लंबा वाचन था। और इसमें आप देखेंगे कि जो विभिन्न प्रकार के संशोधन थे जो जनता द्वारा या बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, उन पर काफी चर्चाएं हुई, और चर्चाओं के बाद में उन संशोधनों को कुछ को स्वीकार किया गया और कुछ को क्या कर दिया गया, नकार दिया गया। क्लियर हो रहा है ना? और अंततः 17 अक्टूबर 1949 को ये वाचन क्या हो गया, प्रारंभ हो, वो खत्म हो गया, यानी क्या हो गया, समाप्त हो गया। क्लियर हुआ? अब इसके बाद अगली डेट और निर्धारित कर दी गई, एक डेट और निर्धारित की गई, उसको निर्धारित किया गया कि 14 नवंबर 1949, 14 नवंबर 1949 को पुनः इस पर एक बार फिर से वाचन प्रारंभ हुआ। ठीक। तो प्रारूप पर
प्रारूप पर संविधान सभा में पुनः चर्चा शुरू। और ये चर्चा कब तक चली? तो ये चर्चा चली 14 नवंबर 1949 को तीसरा वाचन प्रारंभ हुआ और ये चर्चा चली 26 नवंबर 1949 तक, 26 नवंबर 1949 तक। और ध्यान रखना 26 नवंबर 1949 को ही डॉक्टर अंबेडकर जी से कहा गया कि अब आप क्या करें, इस पर एक प्रस्ताव प्रस्तुत करें। कहां पर? संविधान सभा में, क्योंकि सारे वाचन प्रारंभ हो चुके हैं। और इसी को कहा जाता है कौन सा वाचन? तृतीय वाचन। कौन सा वाचन? तृतीय वाचन। समझ में आ रहा है ना? और ये कब से शुरू हुआ? 14 नवंबर 1949 से शुरू हुआ, जो कब तक चला? 26 नवंबर 1949 तक चला। और ध्यान रखना इसी दिन डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया। संविधान सभा में प्रस्तुत किया जिसका नाम अगर आप देखें तो संविधान के प्रस्ताव का जो नाम था वो था द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली। बाय द असेंबली। कभी नहीं पूछा जाएगा लेकिन मैंने एक बार लिख दिया है, असेंबली। ये प्रस्ताव का नाम था और इसको प्रस्तुत किया गया संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को एक मत से क्या कर दिया? पारित कर दिया। एक मत से क्या कर दिया गया? पारित कर दिया। और आप देखेंगे कि उस दिन यानी कब? 26 नवंबर 1949 को आप देखेंगे कि संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में कुल मिलाकर आप देखेंगे तो 284 लोग उपस्थित थे। कितने लोग? 284 लोग उपस्थित। और उन्हीं लोगों ने इस संविधान पर क्या कर दिए गए? 284 लोग उपस्थित थे और उन लोगों ने संविधान पर क्या किए? संविधान पर हस्ताक्षर किए, यानी इस प्रारूप पर हस्ताक्षर किए और संविधान पर क्या किए? हस्ताक्षर किए। और इसी दिन से यानी कब? 26 नवंबर 1949 से ही संविधान को भारत में आंशिक तौर पर, कैसे? आंशिक तौर पर लागू कर दिया गया। क्लियर हुआ? और इसीलिए आप देखते हैं कि जो 26 नवंबर है भारत में विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में? विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर हो गया? मनाया जाता है। यहां तक कोई समस्या हो किसी को तो बताओ। ठीक है? ठीक। तो विधि दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। प्रत्येक 26 नवंबर को मनाया जाता है विधि दिवस। ठीक। और मूल विधि दिवस कब मनाया गया था पहली बार? 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि इसी दिन संविधान पर 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए
और अंततः इसी दिन संविधान को आंशिक तौर पर भारत में क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। क्लियर हुआ। अब आप एक पॉइंट और लिख लें, इसके नीचे लिखें 26 जनवरी 1950। आगे देखेंगे 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह, कैसे, पूरी तरह या पूर्ण रूप से, पूरी तरह भारत में लागू कर दिया गया, भारत में लागू कर दिया गया, लागू कर दिया। 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया, इसके पीछे एक कहानी है छोटी सी, उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, क्योंकि हम 26 जनवरी 1930 से अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे। तो इस तिथि को यादगार रखने के लिए अंत में हमने कहा कि हम 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्रात्मक अवस्था में या गणतंत्रात्मक देश घोषित करते हुए इस संविधान को पूरी तरह से क्या कर देंगे, लागू कर देंगे। तो यही कारण है कि 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान पूरी तरह से लागू किया गया। ठीक, तो आज 26 जनवरी को किसके रूप में मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और 26 नवंबर विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर हुआ। ठीक, हाँ 14 नवंबर, 14 नवंबर का मतलब है बाल दिवस। ठीक है, बाल दिवस। ठीक, चाचा नेहरू का जन्मदिन है उस दिन, तो बाल दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। यहाँ तक कोई समस्या किसी को। अब नोट में कुछ पॉइंट हैं, उनको आप, जो आपसे जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनको आप अलग से नोट कर लें। नोट में कुछ पॉइंट लिख लें। देखो पहला पॉइंट, जैसे संविधान निर्माण में कुल समय, प्रश्न पूछ लिया जाता है, कुल समय अगर आप देखेंगे तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। ठीक, यानी कुल समय संविधान के निर्माण में जो लगा वो लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। क्लियर हुआ। अब इसमें 2-3 डिटेल में और प्रश्न पूछ ले जाते हैं, जैसे कुल महिला सदस्य, कुल महिला सदस्य अगर देखा जाए संविधान सभा में कितनी थी, तो थी 15, लेकिन विभाजन के बाद कितनी रह गई, 13 रह गई विभाजन के बाद, विभाजन के बाद, विभाजन के बाद, समझना, विभाजन के बाद कितनी रह गई, 13, और वैसे कुल मिलाकर कितनी थी, 15। 12 बता देते, कोई बात नहीं, 13 कर लो भाई, थोड़ा स्लिप कर गया हुआ, कोई बात नहीं है। 13 थी, विभाजन के बाद 13 रह गई, और कुल मिलाकर कितनी थी, 15। ठीक है। अब इसमें 2 प्रश्न और पूछे जाते हैं, जैसे सर्वाधिक प्रतिनिधि, सर्वाधिक प्रतिनिधि, यानी संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि कहां से थे। तो 2 प्रश्न यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। अगर हम प्रांतों में देखें तो सबसे ज्यादा संयुक्त प्रांत से, कहां से थे, संयुक्त प्रांत से, यानी संविधान सभा में सबसे ज्यादा जो प्रतिनिधि थे वो प्रांतों में अगर आप देखें तो कहां से थे, संयुक्त प्रांत से, जिसमें 55 प्रतिनिधि थे। ठीक, और रियासतों में देखें तो मैसूर से, कहां से, मैसूर रियासत से, जिसमें 7 प्रतिनिधि थे। कितने प्रतिनिधि थे, 7। तो ये रियासतों में है, ये कहां पे है, रियासतों में। क्लियर हो रहा है ना। तो रियासतों में अगर आपसे प्रश्न करेगा तो मैसूर से, और प्रांतों में प्रश्न करेगा तो कहां से, संयुक्त प्रांत से सबसे ज्यादा प्रतिनिधि। क्लियर हुआ। आगे देखेंगे कुछ और, इसी में नोट में ही 2-3 पॉइंट और लिखेंगे। 24 जनवरी 1950, इस दिन 2-3 काम किए गए। पहला काम किया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया, राष्ट्रपति। क्या बनाया गया, राष्ट्रपति। ठीक, इसी दिन क्या किया गया, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रगान स्वीकार किया गया, राष्ट्रगान क्या किया गया, स्वीकार किया गया। और इसके रचयिता, राष्ट्रगान के रचयिता अगर आपसे पूछा जाएगा तो कौन है, R.N. टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है। और इसी दिन राष्ट्रीय गीत, इसी दिन क्या किया गया, राष्ट्रीय गीत भी इसी दिन स्वीकार किया गया,
और उसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। क्लियर हो रहा है ना? तो इसी दिन ये सब काम कब किए गए? 24 जनवरी को। कब किए गए? 24 जनवरी को। क्लियर हो रहा है ना? और आप देखेंगे 22 जुलाई, ये सब नोट में पॉइंट है, 1947 को राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय झंडा स्वीकार किया गया, झंडा स्वीकार किया गया। हाँ भाई क्या कह रहे हैं? राष्ट्रीय झंडा स्वीकार किया गया। क्लियर हो रहा है ना? तो राष्ट्रीय झंडा कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 को। 24 जनवरी को क्या घोषित किया गया? 3 चीज, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया, राष्ट्रीय गान स्वीकार किया गया जिसके रचयिता आर एन टैगोर, राष्ट्रीय गीत को स्वीकार किया गया, इसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। क्लियर हो रहा है ना? कोई समस्या? ठीक। अभी नोट में 2-3 पॉइंट और लिखेंगे, उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, लगातार प्रश्न पूछे गए, इसी नोट में ही चलने देंगे। 2-3 पॉइंट और देखें। यहां तक किसी को कोई समस्या हो रही हो तो बताओ भाई। ठीक है, अगला आप देखेंगे भारतीय संविधान के निर्माण में, भारतीय संविधान के निर्माण में आप देखेंगे 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। 60 देशों के संविधान का क्या किया गया? संविधान का अध्ययन किया गया, संविधान का अध्ययन किया गया। यानी कहने का मतलब आपका जो संविधान है वो 60 देशों के संविधान के अध्ययन पर आधारित है, और जहां जो भी अच्छा लगा, समझ रहे हैं ना, जहां से हमें जो भी अच्छा लगा उनको हमें क्या किया गया? ग्रहण कर लिया गया, और अपने अनुसार उनको बदलकर अपने संविधान में क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया गया। क्लियर हो रहा है ना? और इसीलिए आप देखते हैं कि एक व्यक्ति हैं टी प्रकाशम, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है टी प्रकाशम। ठीक, ये संविधान को क्या कहते हैं? उधार का थैला, उधार का थैला कहते हैं। यानी भारतीय संविधान क्या है? उधार का थैला है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि देखिए 60 देशों के संविधान से आपने जो अच्छा लगा उसको क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। तो इसीलिए इसको क्या, भारतीय संविधान को वो क्या कहते हैं? उधार का थैला। क्लियर हो रहा है ना? लेकिन ध्यान रखना, उधार का थैला तब होता जब ज्यों का त्यों ग्रहण कर लेते। हमने वहां से प्रावधान दिया जरूर, लेकिन अपनी सुविधाओं के अनुसार, अपनी परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन करते हुए हमने क्या कर लिया है? अपने संविधान में उसको शामिल किया है। तो इसीलिए हम इसको उधार का थैला नहीं कह सकते। क्लियर हो रहा है? 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया। अभी आप और 2-3 चीजें इसमें देखेंगे। देखो, अगर हम बात करें संविधान सभा के सचिव, संविधान सभा के सचिव, तो अयंगर महोदय, अयंगर जी हैं संविधान सभा के सचिव। और मैंने आपको बता दिया था कि प्रारूप संविधान सभा के पीछे बता चुका हूं मैं आपको, आप यहां पर देखें, कहां गया ये, यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष बता चुका था। एक मिनट, संवैधानिक सलाहकार, ये बताया था मैंने कि संवैधानिक सलाहकार जो थे वो कौन थे? BN राव। तो इसको मैं पीछे लिखा चुका हूं। और संवैधानिक सलाहकार BN राव हैं, और संविधान सभा के जो सचिव हैं वो कौन है? अयंगर। कौन है? अयंगर। ठीक है। अब संविधान के प्रमुख प्रारूपकार, प्रमुख प्रारूपकार, प्रमुख प्रारूपकार, प्रारूपकार का मतलब क्या है? जिन्होंने लिखा है, संविधान के प्रारूप को लिखा है। लिखना अलग चीज है, लेकिन प्रारूप तैयार किया है पूरी तरह से कि ये भाग इस जगह पर, ये इस जगह पर, ये इस जगह पर होगा, तो वो है LN मुखर्जी। LN मुखर्जी, प्रश्न पूछे जाते हैं, LN मुखर्जी।
हाँ अभी लिखा रहा हूँ सारी चीजें। तो प्रमुख प्रमुख प्रारूपकार जो है वो कौन है? एल.एन. मुखर्जी। और संविधान सभा के सचिव कौन है? अयंगर। कौन है? अयंगर। और ध्यान रखना इसके सुलेखक, क्योंकि पूरा संविधान जो मूल संविधान है वो किससे लिखा गया है? हाथों से लिखा गया है, हाथ से लिखा गया है, समझ रहे हैं ना? तो जो सुलेखक हैं वो है प्रेम बिहारी रायजादा। प्रेम बिहारी रायजादा। प्रेम बिहारी रायजादा। तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने संविधान को लिखा है अपने हाथों से वो कौन है? प्रेम बिहारी रायजादा। और ध्यान रखना एक चीज और, इधर इस संविधान पर जो सजावट है, यानी हर पॉइंट पर हर पेज पर एक नई सजावट है, वो सजावट की है किसने? शांति निकेतन। शांति निकेतन ये एक संस्था है जिसको चलाते थे कौन? R.N. टैगोर। R.N. टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। क्लियर हो रहा है ना? तो इस संस्था ने इसकी सजावट की है। पूरे संविधान के हर पेज पर क्या है? एक सजावट आपको दिखाई देगी, और उस सजावट को करने का जो कार्य है वो किसने किया है? शांति निकेतन नामक संस्था ने किया है। क्लियर हुआ? ठीक। किसी को कोई समस्या यहाँ तक?